स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक समसामयिकी 6 से 12 मार्च 2023 के बीच में घटने वाली समस्त घटनाक्रम को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले विश्व स्तरीय घटनाक्रम को देखेंगे, उसके बाद भारत के घटनाक्रम को समझेंगे और लास्ट में राजस्थान का। तो दोस्तों सबसे पहले विश्व स्तरीय घटनाक्रम को देखते हैं। रामचंद्र पौंडेल ये हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं। इन्होंने CPN UML के उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया है और हाल ही में इन्होंने जो राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी उनकी जगह इन्होंने ली है। और बात करें नेपाल की दोस्तों, तो नेपाल का जो नवीनतम संविधान है वो 2015 में लागू हुआ था, 20 सितंबर 2015। इसकी राजधानी का नाम काठमांडू है। नेक्स्ट है अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा IPU यानी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, इसकी जो 146वीं बैठक है वो बहरीन के मनामा में आयोजित हुई है और भारत से जो है प्रतिनिधि के तौर पे श्रीमान ओम बिरला ने भाग लिया। तो ओम बिरला कौन है? श्रीमान ओम बिरला हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। कोटा राजस्थान से ये सांसद हैं, तो इन्होंने भारत का वहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है। बात करें IPU की, तो IPU की स्थापना हुई थी 1889 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है शी जिनपिंग। ये लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। चीन की जो संसद है NPC नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उनके करीब 3000 जनप्रतिनिधियों ने इनको सर्वसम्मति से चुना है। किसको? शी जिनपिंग को। और बात करें दोस्तों शी जिनपिंग के साथ कुछ और भी पदों में बदलाव हुआ है। तो चीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो नियुक्त हुए हैं ली क्यांग। ली क्यांग चीन के PM बने। ली केकियांग की जगह ये बने हैं, पहले केकियांग थे, अभी ली क्यांग। इसके अलावा चीन के जो रक्षा मंत्री ली सांगफू और चीन गांग, इनको विदेश मंत्री बनाया गया है। और ये जो नई टीम जो बनी है दोस्तों, इनके सामने जो मुख्य रूप से चुनौतियां हैं या उद्देश्य बोल सकते हैं कि कोविड की वजह से जो सुस्त अर्थव्यवस्था थी उसको गति देना, तकनीकी विकास को बढ़ावा देना और 2027 तक, जो हाल ही में जैसे अनाउंसमेंट भी हुई है कि 2027 तक ताइवान का एकीकरण करना चाइना के साथ में। नेक्स्ट है राफेल ग्रासी। ये कौन है? IAEA के महानिदेशक बने हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 4 साल के लिए दोबारा से महानिदेशक नियुक्त हुए हैं ये। तो IAEA इंटरनेशनल एटोनॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में है ये वियना। और इसकी स्थापना हुई थी 1957, 29 जुलाई 1957 की वो इसकी स्थापना हुई है। इसका जो मुख्य मकसद दोस्तों IAEA का वो ये है कि विश्व में जो परमाणु ऊर्जा है उसका शांतिपूर्ण उपयोग हो, ये सुनिश्चित करने का काम इस एजेंसी का है। नेक्स्ट है हाई सी ट्रीटी। ये UNO में हस्ताक्षर हुए हैं इस संधि पे हाल ही में। और हाई सी जो एरिया है वो किसको माना जाएगा? यानी वो एरिया जो किसी भी देश की सीमा में नहीं आता, किसी भी राष्ट्र की सीमा में नहीं आता, वो उस एरिया का संरक्षण करने के लिए ये संधि की गई हैं। और बात करें तो विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र की बात की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945, UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। वर्तमान में 193 इसके मेंबर्स हैं UNO के। नेक्स्ट है SL बालियात्स्की। ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है और हाल ही में बेलारूस में इन्हें 10 साल की सज़ा दी गई है। तो ये थोड़ी चर्चा में है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकें तो हमें भी ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 19वीं बिम्स्टेक की बैठक जो है थाईलैंड में हुई है और इसकी अध्यक्षता भी थाईलैंड ने की है। कई जो ऐसे क्षेत्रीय सम्मेलन होते हैं दोस्तों, जिस देश में आयोजन होता है नॉर्मली उसकी अध्यक्षता वही देश करता है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं इसमें देख लीजिएगा। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ये कुल मिला के 7 जो हैं वो देश इसके सदस्य हैं। भारत है और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी याद रखना है। जैसे कि 2 तो नेपाल और भूटान हो गए, एक जस्ट पड़ोस में बांग्लादेश 3 और एक श्रीलंका, 4 पड़ोसी देश ये हो गए और 2 आसियान वाले देश हैं, हालांकि वो भी भारत के पड़ोसी है। तो ये क्षेत्रीय है
तो वो कौन कौन से हैं? एक तो म्यांमार और एक थाईलैंड, ये ध्यान रखना। इसकी जो स्थापना है दोस्तों बिम्स्टेक की, ये 1997 6 जून 1997 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो ढाका में है, बांग्लादेश में। हालांकि जो स्थापना हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है, यानी स्थापना का मतलब जब इसकी पहले जो एक तरह से बैठक हुई थी, स्थापना का निर्णय लिया, वो तो बैंकॉक में था, लेकिन जो इस बाद में इसका जो हेड क्वार्टर तय किया गया वो ढाका में किया गया है। और जो इसका उद्देश्य है कि आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, संपर्क और सांस्कृतिक, तकनीकी, आर्थिक विभिन्न प्रकार के विकास को बढ़ावा देना इस क्षेत्र विशेष में। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जैसे कि भारत के संदर्भ में, तो माणिक साहा ये बीजेपी के नेता हैं और त्रिपुरा के दूसरी बार सीएम बने हैं। तो चुनाव से ठीक पहले इन्हें सीएम बनाया गया था विप्लव देव की जगह त्रिपुरा में 2022 में। बाद में इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया और वापस अगेन जीते हैं चुनाव। 60 सदस्यीय विधानसभा सीटें हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा की अगर राजधानी की बात करें तो अगरतला। फिर देखिए निसार, ये नासा और इसरो का उपग्रह है। यूएस से बेंगलुरु पहुंचा है ये। 2024 में श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण होगा और ये धरती की पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगा, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सुनामी जैसी जो प्रक्रियाएं हैं, इनका विशेष रूप से अध्ययन करने में मदद मिलेगी। बात करें दोस्तों इसरो, तो इसरो भारत की एक एजेंसी है, एक संस्था है अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने वाली, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969, यानी इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। और बात करें नासा, तो नासा की स्थापना होती है 1958 में। 1958 इसका जो पूरा नाम है दोस्तों, 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई और इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और जो इसका हेड क्वार्टर है वो वॉशिंगटन में, नासा का जो पहला स्पेस प्लान था वो प्लूटो था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इनके मैत्री के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इसी 75 वर्ष के पूर्ण होने के दौरान अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं एंथनी एल्बानीज, उन्होंने भारत का दौरा किया था और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की और दोनों जो देशों के प्रधानमंत्री हैं वो अहमदाबाद में टेस्ट मैच का आयोजन हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो एक टूर्नामेंट चल रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसका मैच देखने भी पहुंचे हैं दोनों पीएम। और उस स्टेडियम में जहां पहुंचे उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया का, तो इस स्टेडियम पहुंचे हैं। उसके बाद में मुंबई में एल्बानीज ने जो है आईएनएस विक्रांत की भी सवारी की है। बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के, तो मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में दिसंबर 2022 में लागू हुआ है दोनों ही देशों के बीच में, तो सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही साथ चीन को लेके दोनों देश जो हैं वो करीब आ रहे हैं। फिर देखिए छत्तीसगढ़, हाईकोर्ट ने महिलाओं को दिए 100% जो आरक्षण है उसको रद्द कर दिया। किसने? हाईकोर्ट ने, छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है दोस्तों, इन्होंने हाल ही में एक डिसीजन लिया कि वहाँ की जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकाली नर्सिंग स्टाफ के लिए, और उसमें जो कुछ सीटें थी वो 100% जो है गर्ल्स के लिए रखी थी, महिलाओं को रिजर्व रखी उनके लिए। तो फिर कुछ लोगों ने इस फैसले को चुनौती दी हाईकोर्ट में। तो छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है फिर इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया कि कहीं पे भी जो है वो 100% आरक्षण देना गलत है। तो ऐसा आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए किसी सरकारी नौकरी के लिए 100% आरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की? तो छत्तीसगढ़ है। और किस हाई कोर्ट ने इस तरह का असंवैधानिक फैसला जो है घोषित किया? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बात करें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की, तो ये बिलासपुर में है। इसके जो सीजे हैं अरूप कुमार गोस्वामी, इस फैसले को देने में यही थे, अरूप कुमार गोस्वामी। और कहाँ स्थित है ये? बिलासपुर में। भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में, तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो स्थापना है सन 2000 में हुई थी दोस्तों। फिर देखिए संतोष ट्रॉफी 2023, तो जो इसके विजेता हैं दोस्तों वो इस बार कर्नाटक ने जीता है। मेघालय को 3-2 से हराया इन्होंने।
और ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है दोस्तों। इसका आयोजन रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ है और ये राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। संतोष ट्रॉफी की अगर बात करें तो सन 1941 में इसकी शुरुआत हुई है और भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, ये कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, फुटबॉल से है और इसकी स्थापना 1941। इस बार किसने जीती? कर्नाटक राज्य ने। ये काफ़ी है। फिर देखिए कोनराड संगमा, ये मेघालय के सीएम बने हैं हाल ही में। मेघालय में भी जो हैं 60 सदस्यीय विधानसभा सीटें हैं वहाँ पे भी, और ये भी दूसरी बार सीएम बने हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बूमचू उत्सव, ये सिक्किम में बूमचू, और इसको भूमचू भी बोलते हैं वहाँ के लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसको भूमचू ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। भूमचू ये एक बहुत त्यौहार का नाम है बेसिकली और सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। तो भूमचू जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ? उत्सव के रूप में सिक्किम में। फिर देखिए चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो 108। ये रैंकिंग ऐसी जो आती है लोकतंत्र के संदर्भ में हो चाहे गरीबी के संदर्भ में हो, ठीक है, तो ऐसी रैंकिंग को आप जरूर नोटिस कीजिएगा और ऐसे यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं। तो इंडिया को रैंक मिली है 108 और इस रैंकिंग में जो पहला जो स्थान है वो डेनमार्क को मिला है। और ये जो इंडेक्स किसने जारी की? लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है फिंजेक्स 23, ये भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो तिरुवनंतपुरम में हुआ है। नेक्स्ट देखिए सिप्रादास, ये शिक्षादास छप गया है, मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा, सिप्रा है, सिप्रादास। इन्हें हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, सिप्रादास। और नेक्स्ट हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ये 32वां व्यास सम्मान इन्हें मिला है। उपन्यास इनका है पागलखाना। तो पागलखाना उपन्यास के लेखक भी पूछे जा सकते हैं और 32वां व्यास सम्मान किसको मिला है ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रश्न बन रहा है, आप ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान दीजिएगा। एक तो जो उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और बात करें अगर व्यास सम्मान की तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में इसकी शुरुआत हुई है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में व्यास सम्मान की अगर बात करें, किसने? के बिरला फाउंडेशन। नेक्स्ट है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बेस्ट हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है एशियाई ASQ अवार्ड्स 2022 के रूप में। और तिरुचिरापल्ली जो हवाई अड्डा है वो तमिलनाडु में है। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन मुंबई में हुआ है और इसकी जो थीम है 2023 की डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी, ये इसकी थीम थी। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। पहली बार इसका आयोजन जो है 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी देशों में इसका आयोजन हुआ था। लेकिन इसको 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, अगर इसके संदर्भ में अगर बात करें तो 8 मार्च 1975 के दिन, यानी 8 मार्च के दिन जो है 8 मार्च 1975, इस दिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने इसको आधिकारिक रूप से मान्यता दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को। इसीलिए इस दिन के बाद में 8 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया 10 कदम, ये इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 10 मार्च 2023 को। और ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए था, यानी जो एक तरीके से एक चैनल होता है कि जैसे कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल फिर स्टेट फिर इस तरह से, तो ये एक ओपन टूर्नामेंट टाइप था कि जो गर्ल्स रेगुलर या जो लेडीज़ हैं रेगुलर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए नहीं है बट उनमें टैलेंट है एक तरीके से, तो वो टैलेंट सर्च टाइप आप बोल सकते हो, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है खेलो इंडिया 10 कदम। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है ये आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में। योसांग फेस्टिवल ये मणिपुर में हुआ है
और ये मैतेई लोगों की जो स्वदेशी परंपराओं का एक हिस्सा है दोस्तों। मैतेई लोग, ये ध्यान रखना, विशेष रूप से कौन से लोगों का है ये, मैतेई। ये एक समुदाय बोल सकते हो मणिपुर का, उन लोगों का विशेष त्यौहार है ये। 5 दिन लगभग चला ये। नेक्स्ट है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। इस पुस्तक के लेखक हैं पी ज्योतिमणि। ये हाल ही में पुस्तक लिखी गई है, तो इस पुस्तक के लेखक कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। पी ज्योतिमणि। हर पेमेंट डिजिटल, आरबीआई द्वारा 6 मार्च 2023 को अनाउंसमेंट इसकी हुई है। ये डिजिटल पेमेंट फॉर्म है एक तरीके से आरबीआई के द्वारा। और बात करें दोस्तों तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी। अभी इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। और बात करें इस हर पेमेंट डिजिटल के उद्देश्य को, तो डिजिटल भुगतान को आसान बनाना चाहते हैं ये। अब बात करेंगे हम दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में। ऑपरेशन वज्र प्रहार, ये राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान है जो एक अपराधियों के प्रति गहन एक सघन सर्च अभियान आप बोल सकते हो, ये चलाया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है हिस्ट्री सीटर, माफियाओं और आदतन जो अपराधी हैं उन पर लगाम लगाना। और बात करें दोस्तों एक और वज्र प्रहार की, तो ये भारत और यूएसए का संयुक्त सेना अभ्यास भी है, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान पुलिस का भी अभियान है जो अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। इसी नाम से इंडिया और यूएस की आर्मी भी संयुक्त एक प्रैक्टिस करती है। नेक्स्ट है प्रोफेसर वी राम गोपाल राव। ये बीट्स के कुलपति बने हैं। बीट्स मीन्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बीट्स के कुलपति बने हैं। ये पिलानी झुंझुनू में है। बीट्स कहाँ पे हैं? पिलानी में। तो इससे पहले ये आईआईटी दिल्ली में निदेशक के पद पे थे। और बात करें इस संस्था की, तो 1929 में घनश्याम दास बिरला द्वारा इंटर कॉलेज के रूप में इसे स्थापित किया गया था दोस्तों, बीट्स को। नेक्स्ट है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे बन रही है? अभी हाल ही में बजट में अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी, जो हमारे सीएम हैं। तो ये मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है? बोरावास, जोधपुर। आपको कोई एक सवाल मिलेगा जिसमें जोधपुर चारों ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उनके साथ में क्षेत्र विशेष जोड़ देंगे, तो वहाँ वो आपको ध्यान रखना, बोरावास में बन रही है ये। नेक्स्ट हैं दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से? तो ये घुड़सवार से संबंधित हैं और जयपुर के निवासी हैं। काफ़ी जो खिलाड़ी हैं उनका क्षेत्र पूछा जाता है कि ये किस खेल से जुड़े। और हाल ही में जो जैसे कि एलडीसी वगैरह आप ऐसे एग्जाम देखोगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न बने हैं। तो दोस्तों अगर पीटीटी, बीएसटीसी, इस तरह के कोई भी, जैसे अभी रिसेंटली ईओ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जो भी वैकेंसियाँ होगी उनमें इस तरह के प्रश्न डेफिनेटली आएंगे। और आरएस भी बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है, तो इस तरह के जो हैं आप अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट हैं 22वां कंजर्वेशन रिजर्व रामगढ़ कुंजी सुहास प्रदेश 12 को बनाया गया है। तो राजस्थान में कुल 22 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। और प्रथम की अगर बात करें तो बिसलपुर टोंक था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव पुष्कर अजमेर में आयोजन किया गया। इसका जो आयोजन है राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है उषा शर्मा। ये पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन्हें दिया गया। और बात करें तो ये राजस्थान की मुख्य सचिव भी हैं अभी। और लास्ट अंतिम बिंदु दोस्तों आज का, योग्या सिंह। ये तैराक हैं, जोधपुर की हैं और इन्होंने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक भी जीता। तो इनका गेम ध्यान रखना आप। योग्या सिंह जो हैं वो तैराक हैं। और दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किससे है? घुड़सवार से हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच।